आप यहाँ नहीं रहते हो, किधर और से आते हो? अच्छा। टाइमिंग हमने बदल दिया है, जैसे कि 3 to 4 जो है वो 10th क्लास के लिए है, ठीक है, और 4 to 5 9th के लिए, फिर 5 to 6 8th क्लास। समझे? या तो ये ऐसे हो जाए, नहीं तो फिर क्लास नीचे से ऊपर हो जाए, ऐसे हो जाए, तो फिर नया बन जाएगा ये वाला। ये नहीं तो फिर ये आ जाएगा यहाँ, और फिर ये चला जाएगा यहाँ, और आपका ये बीच में। ये तो मैंने ये वाला क्या किया है, ये वाला ठीक है ना? और इस टाइम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए 2 घंटे रहेंगे, तो 2 घंटे पढ़ोगे। तो अभी जाने का मन है? फिर आना पड़ेगा ना फिर दोबारा आपको। आते हो सामने? शाम में फिर आप आते हैं? सामने आते हैं, कितना 4 बजे आते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फिर कुछ तो पढ़ लीजिए, एक टॉपिक ही पढ़ लीजिए, फिर चले जाइएगा। खाली हाथ तो नहीं ही भेजूंगा, है कि नहीं? देखिए बहुत आसान सा है, बहुत छोटा सा है। जैसे केप्लर्स का तीसरा नियम रह गया था, समझे? तो केप्लर्स का जब तीसरा नियम हमने आपको पढ़ाया है, उससे पहले नहीं पढ़ाया, अभी पढ़ाऊंगा। उससे पहले आपको ये बताया है कि F बराबर G इंटू M1 M2 बाई R स्क्वायर, समझे? तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये क्या है? तो ये जो रिलेशंस आए कि F जो है वो क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? इसके बीच की दूरी का, दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी का स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये रिलेशंस आया हमें, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ये रिलेशंस आए। तो ये जो रिलेशन आया ना, डिस्टेंस और फोर्स के बीच का जो ये रिलेशन आया, इसी को इन्वर्स स्क्वायर रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
इनवर्स स्क्वायर रूल, इसी को कहते हैं। कोई पूछेगा कि इनवर्स स्क्वायर रूल क्या है, तो द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड द फोर्स which is exerted by the both two bodies is inversely proportional to the square of distance between them। समझे? तो दोनों को बीच का जो दूरियां है उसके डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसी को इनवर्स स्क्वायर रूल कहते हैं। ये रिलेशन को सिर्फ समझे, ये रिलेशन जो आया है इसी को इनवर्स स्क्वायर रूल बोलते हैं। तो न्यूटन ने कैसे ये पता लगाया कि जो दूरी होता है उसका जो हमारा ये फोर्स आएगा, अट्रैक्शनल फोर्स किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच के दूरी में जो रहता है वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे पता लगाया ये न्यूटन ने, समझे? तो ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो ये न्यूटन ने इसको प्रूफ करने के लिए, इसको बताने के लिए उसने क्या किया कि केपलर्स का तीसरा नियम का इस्तेमाल किया है, समझे? जो पहले ये बताऊंगा केपलर्स का थर्ड नियम, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल किया न्यूटन ने इस चीज को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। केपलर्स ने क्या किए कि वो सिर्फ थर्ड नियम दे करके चला गया बस, और कुछ भी ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन न्यूटन ने उसके तीसरे नियम का इस्तेमाल किया इस चीज को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। एक और भी हमारा टॉपिक है, क्या बोलते हैं कि कोई भी वस्तु आपने अक्सर देखा होगा कि एक थ्रेड में, जैसे ये देखो, आज तो हमारे पास घुमाने के लिए भी है, ये टूटेगा नहीं ना। जैसे किसी भी चीज को ऐसे घुमाते हैं, जैसे आपने छोटे बच्चे को देखा होगा कि एक थ्रेड हो गया, धागे से, बड़े से धागे से एक पत्थर को बांध करके ऐसे ऐसे घुमाते रहता है, समझे? ऐसे ऐसे घुमाते रहेगा, ठीक है। आप ऐसे घुमाइए चाहे ऐसे घुमाइए, मकसद ये है कि ये सर्किल में घूमना चाहिए। तो देखो, तो ये सर्किल में घूमती है, ये बिल्कुल भी सर्किल में ही घूम रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, अगर ये बड़ा रहता तो ऐसे ऐसे जाता तो आपको लगता है कि नहीं, लेकिन ये भी सर्किल में ही मूव कर रही है जब ऐसे थ्रेड से बांधेंगे तो, है कि नहीं। तब प्लैनेट्स भी तो ऐसे ही मूव करते हैं सन के चारों तरफ। वो अलग बात है कि उसके रास्ते जो है वो इलिप्टिकल से, लेकिन फिर भी वो सर्कुलर ही कहलाते हैं कि चारों तरफ घूम रहा है गोल डायरेक्शन में, है कि नहीं, सन के। तो ये जो यहाँ पे ऐसे घूम रही है, ये कैसे घूम रहा है, समझे? और वो जो सन घूम रहा है वो कैसे घूम रहा है, और उसको कौन घुमा रहा है, ठीक है। तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर फोर्स लगाता है अपना, पूरा बात सुनेगा तब पता चलेगा कहना क्या चाहते हैं। आधे बात में ही सोचने लगेगा कि क्या बताते हैं, तो कैसे पता चलेगा, है कि नहीं? क्योंकि आप पढ़ रहे हो और हम पढ़ लिख करके सब बैठे हुए हैं, तो हमको सब पता चल रहा है कि क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोलना चाह रहे हैं। तो देखिए क्या बताना चाहते थे फिगर से। जैसे फिगर से ये बता रहे हैं कि जैसे ये स्टोन्स है, क्या है ये स्टोन है, ठीक है। एक लड़के ने थ्रेड बांधा, है कि नहीं? एक थ्रेड से जो है वो मस्त अपना घुमा रहा है इसको ऐसे करके, ऐसे थ्रेड से बांध करके देख लेना, ये पूरा का पूरा गोल ही रहे। समझे? तो ये घुमाता है, ठीक है। तो हमारा बात ये है कि जब इस लड़के ने इस स्टोन को, इस पत्थर को धागे से बांध करके घुमाना चाहा तो ये गोल गोल घूमा। क्यों घूमा ये? तो अब कहा कि इसमें क्या सोचना है सर, ये धागा है, ये घुमा रहा है तो घूम रहा है। तो साइंस का चाहिए कि अपना प्रूफ दे, यहाँ पे साइंस बताए कि ये काहे घूम रहा है, कारण उसके पीछे का, ठीक है।
तो वो होता है एक सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं उसको? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। समझे? कहा कि एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर बल लगाए और वो बल के कारण जो दूसरा वस्तु है वो ऐसे गोल गोल ऐसे घूमने लगे, तो ये कौन सा फोर्स इसके पीछे काम कर रहा है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, तो कहना क्या चाहते हैं कि पृथ्वी भी क्या करती है? यहाँ पे अगर सन है, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी भी तो सन के चारों तरफ घूमती है। तो क्या यहाँ भी सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रही है? तो हाँ, यहाँ भी काम कर रही है। अब तुम कहेगा कि कैसे काम कर रहा है, तो उसको समझने के लिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स को पढ़ना पड़ेगा कि ये होता क्या है। समझे? तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसे कहते हैं? तो ध्यान से समझिएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स किसे कहते हैं? तो कोई भी ये हाथ से ही भले घूम रहा है, लेकिन है ये भी तो एक प्रकार का वस्तु है। आपको बताया तो था कि लिविंग रहा चाहे नॉन लिविंग थिंग्स रहा, फिजिक्स में साइंस में हर एक चीज वस्तुएं होती है। ठीक है, तो देखिए, तो कोई इसका डिफिनेशन ये है कि ऐसा कोई भी फोर्स जो सेंटर की ओर लगाया गया, कहाँ लगाया गया? सेंटर की ओर लगाया गया, जिसके कारण कोई भी बॉडी है जो मतलब कि सर्कुलर मोशन आ जाए। कैसा मोशन आ जाए? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन आ जाए मतलब कि सर्किल में घूमने लगे ऐसे ऐसे। और ये कब तक सर्किल में घूमेगा? तो जब तक दूसरा बॉडी इस बॉडी के ऊपर कोई दूसरा बॉडी बल लगा रहा होगा, है कि नहीं? समझे? जैसे आप कब तक आइएगा पढ़ने? जब तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा, है कि नहीं? ये फिर मैं आपको कब तक पढ़ाऊंगा? तो जब तक आप मेरे से पढ़ना चाहिएगा। समझे? तो ऐसे ये कुछ काम करती है। ठीक है, कब तक घूमेगा पता चल गया ना जी। इधर देखिए ना, ये धागा से स्टोन्स कब तक घूमेगा? तो जब तक ये बल लगा रहा है, लगाना छोड़ देगा, खत्म हो जाएगा। तो फिर से सेंट्रीपिटल फोर्स किसे कहते हैं? तो जब भी किसी वस्तु के द्वारा फोर्स लगाया गया दूसरे बॉडी के ऊपर, ठीक है, और ये जो फोर्स लगा है ये सेंटर की तरफ लगा है। समझे? मतलब ये जो घुमा रहा है वो इस स्टोन्स के ऊपर फोर्स नहीं लगाया गया। समझे? ये जो, जैसे कि अगर ये सेंटर की ओर फोर्स लगता है, यहां फोर्स लग रहा है, इधर की ओर बल लगा रहा है, तभी तो ये जो है वो फेंका नहीं रहा है, एकदम पूरा सर्किल में ही घूम रहा है। समझे? तो ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, पूछ लीजिए कुछ। गोल ही क्यों घूमता है? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहे हैं, और सेंट्रीपिटल फोर्स जहां काम करेंगे ये सर्किल में मूव करेंगे। कैसे मूव करेंगे? ये सर्किल में मूव करेंगे। ठीक है, और ये जो हमने गोल गोल वाला लिया है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स को समझाने के लिए लिया है। समझे? ठीक है, क्योंकि यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहे हैं। बोलिए और कुछ। आप कहिएगा कि मून भी पृथ्वी के चारों तरफ घूम रही है, तो यहां पे ही सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है। किसके द्वारा चंद्रमा के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगाया गया? तो पृथ्वी के द्वारा। क्यों? क्योंकि जो मून है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है। किसके द्वारा? तो अर्थ के द्वारा। तो यहां भी काम की। अब अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, तो यहां भी सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है। कौन किसके चारों तरफ घूम रहा है और कौन किसको घुमा रहा है? ठीक है, जो एक बॉडी दूसरे बॉडी को अगर सर्किल में घुमा रहा है, तो पहला बॉडी ही दूसरे बॉडी के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने का फॉर्मूला है mv²/r। लेकिन आप ये मत पूछ देना कि ये फॉर्मूला कहां से आया, बस आप ये जानो कि ये होता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगा रहा है ये निकालने का तरीका है mv²/r। ठीक है, ये है तरीका।
क्लियर है? एक बार फिर से देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। तो कोई भी ऐसा फोर्स लगाया गया सेंटर की ओर, कोई भी ऐसा फोर्स लगाया गया सेंटर की ओर यानी कि केंद्र की ओर, जिसके कारण कोई अन्य वस्तु या फिर दूसरा वस्तु जो है वो सर्किल में मूव करने लगेगा, तो इसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? खत्म हो गया। समझ गए? अब कैसे, क्यों, इसके पीछे का कारण को समझिए। अब कहेगा, अब कोई लड़का बोलेगा ये सेंटर की ओर होना चाहिए, लड़का थोड़ा सा इधर है कि नहीं, यहां पे होना चाहिए, समझे? ठीक है। अब यहां से यहां पे किसी के द्वारा हाथ है, कोई है ऐसे घुमा रहा है, ऐसे ऐसे मान लीजिए। तो देखिए, अगर ये बल सेंटर की ओर, सेंट्रीपिटल ये जो है वो ये सेंटर की ओर लगता, तभी तो इस स्टोन्स को टाने हुए है, और नहीं तो ये फेंका ना जाता जी। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की ओर नहीं लगता तो ये फेंका जाता। अब कोई दिमाग लगा कि बल लगता है सेंटर की ओर, ही घूमता है चारों तरफ, बल लगता है सेंटर की ओर, इधर बल लग रहा है सर, और ये घूम रहा है चारों तरफ। ये सेंटर की ओर जो बल जो है वो इसी के लिए था, लेकिन ये जो सेंटर की ओर लग रहा है वो इसको टानने के लिए लग रहा है, कि यानी कि टाने हुए रहे। अगर ये सेंटर की ओर बल ना लगता तो ये स्टोन्स जो है वो फेंका जाता। अब फिर कोई लड़का बोलेगा कि ये नहीं फेंका रहा क्योंकि ये थ्रेड धागा से बांधे हुए है कि नहीं? आप बोल रहे हैं कि धागा से बांधे हुए हैं, तो अब इधर देखिए, ये है सन और ये पृथ्वी भी इसके चारों तरफ घूम रही है। आप कौन धागा लग रहा है भाई? आप कौन धागा लग रहा है? आप कोई धागा रस्सी से बांधे हुए हैं, मतलब कि सन पर कोई होगा आदमी, अब इसको रस्सी से बांध करके इस पृथ्वी को घुमा रहा है कि नहीं? तो यहां तो नहीं है, समझे? तो यहां पे थ्रेड के रूप में कौन काम कर रहा है? तो इस सन का इसके ऊपर लगे वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कौन काम कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जिसे हमने ग्रेविटेशन कहा, जिसे हमने क्या कहा? ग्रेविटेशन कहा। समझ गया ना? हाँ। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अर्थ का ही होगा, इसका भी तो होगा, सभी प्लैनेट्स का होते हैं, 8 प्लैनेट्स का होते हैं, स्टार्स का भी होते हैं। सन स्टार है ना, प्लैनेट्स नहीं है, सबका होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ गया ना? ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या? तो पृथ्वी के द्वारा लगाने वाला को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, समझे? चूंकि हम पृथ्वी पर रह रहे हैं तो पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, इसीलिए बार बार कहा जाता है कि अर्थ के द्वारा लगाया गया फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। यहाँ पे भी इसका भी तो गुरुत्वाकर्षण कुछ अपना है, समझे? अगर हम लोग सन पर रह रहे होते तो फिर ये पढ़ते कि सन के द्वारा लगाया गया फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो वही ना, नहीं रह सकते इस पे। एक एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, अगर मंगल ग्रह पर रहते, मंगल पे रहते, है कि नहीं, तो कहते कि मंगल ग्रह के द्वारा लगाया गया वेनस प्लैनेट्स, वेनस को ना मंगल बोलते हैं, है कि नहीं? तो वेनस यानी कि मंगल के द्वारा लगाया गया फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ऐसे पढ़ते, समझे? तो सबके पास होता है। तो यहाँ पे कौन धागा काम कर रहा है? कोई भी नहीं, समझे? तो यहाँ पे जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहे होते हैं, कार्य कर रहे हैं। आई होप कि आपको कुछ कुछ तो पता ही चला होगा। अब 100% बात तो नहीं पकड़ पाया होगा, तो कुछ तो पता ही चला होगा, है कि नहीं? तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, समझे? तो इस फार्मूला का भी इस्तेमाल करेंगे। और केपलर का तीसरा नियम क्या है? केपलर्स का थर्ड लॉ क्या है कि RQ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T²। यही है, खत्म हो गया केपलर का तीसरा नियम। समझ में तो नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, फिर से समझाता हूं। इधर देखिए, जैसे द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन इज द डिस्टेंस, ऐसे बोलिए, द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर टाइम, then this is called as the Kepler's third law of planetary motion। यानी कि जैसे ये सन है, ये हमारे प्लैनेट्स है,
तो जो सन और प्लैनेट्स के बीच का जो दूरी होता है, ठीक है, समझे, जैसा ये प्लैनेट्स यहाँ पे आएगा तो दूरी कुछ और ना होगा जी, यहाँ आएगा तो दूरी कुछ और ना होगा जी। वो अलग बात है कि बहुत ज़्यादा पास नियत लग रहा है तो फिगर को और थोड़ा सा इन्हांस करके बनाया जाए, है कि नहीं। देखिए F1 के पास हमारा सन है, ये है F2, स्मॉल से दे दो, तो ये प्लैनेट्स P था, यहाँ पे आएगा घूमते घूमते P, यहाँ पे भी आएगी घूमते घूमते P, इसको नाम P दिया था, इसको P डैश, इसको P डबल डैश, समझे। तो ऐसे करके नाम अलग अलग बदलेंगे ना, नहीं तो एक ही रखो, वही प्लैनेट से है। तो क्या बोलते हैं इसको, ये तो पॉइंट F हो गया और ये पॉइंट जो है वो F2 हो गया, ये हमारा सन है, ऐसा हाईलाइट कर देता है। तो इसका दूरी, इसका भी दूरी सबका अलग अलग है ना, समझे। तो जाई में तो कुछ टाइम लगा, यहाँ से यहाँ घसकने में टाइम लगा, फिर यहाँ से यहाँ भी घसकने में टाइम लगा, है कि नहीं। तो देखिए, तो जो सूर्य से दूरी है प्लैनेट्स का, इधर देखिए, इसका क्यूब करेंगे ना और टाइम का स्क्वायर करेंगे ना, जितना समय में गया यहाँ से यहाँ तक, फिर ये दूरी कुछ और होगा, है कि नहीं, और फिर यहाँ से यहाँ गया तो ये दूरी कुछ और होगा। तो सब से नहीं लेना देना, कोई ये को पकड़ लीजिए, है कि नहीं। जैसे पहले यहाँ था, अभी तो कोई टाइम नहीं लग रहा, हमको कहा कि घसकाएंगे तब ना, है कि नहीं, पहले से आया तो कितना लगा हमें क्या पता। तो यहाँ से यहाँ है, कुछ टाइम लगा, अब जो भी टाइम लगे उसका स्क्वायर कर दीजिए, और जो यहाँ पे प्लैनेट्स आया है तो अब सन से इसका दूरी कुछ और होगा, है कि नहीं, तो उसका क्यूब कर दीजिए। तो ये जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। बस इतना ही केपलर्स ने कहा करके चला गया अपने तीसरा नियम का, ठीक है। और इस तीसरा नियम का इस्तेमाल कर लिया इस रिलेशन को प्रूफ करने के लिए, ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए, समझे। तो इस चीज को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो अगले क्लास में इन सभी चीजों को फिर से बताऊंगा मैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन वगैरह सब लिखा करके, इन सभी चीजों को बता करके, फिर सेंट्रीपिटल फोर्स को बता करके, पहले ये फिर ये, ठीक है, समझे। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हमारा टॉपिक है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें इस फार्मूला की जरूरत पड़ती है, तो ये पढ़े हुए रहोगे तब ना उसका अति कर। तो ये सब कुछ बताएंगे। अभी आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, इन सभी चीजों में उस समय भी बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है। बोलिए, कुछ पूछना है।